मोदी जी की सरकार बनी है तो महंगाई कम हो गई है ना। अब पेट्रोल जो है वो पानी के भाव से मिल रहा है, 10 रुपए लीटर। पेट्रोल सस्ता हो गया है, महंगाई तो बढ़ी ही नहीं है। महिलाओं पे अत्याचार की तो बात ही मत कीजिए। उनको लगता है कि स्मृति जी को मंत्री बना दिए तो इस देश में महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो गया। अरे साहब, इस देश में आज भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ये अत्याचार आप खुद कर रहे हैं। जब जीएसटी लगाया गया तो जो नैपकिन है, उस नैपकिन को भी लग्जरियस आइटम कहा गया। वाह, आप जो सूट पहनते हैं वो लग्जरियस आइटम नहीं है। आप जो हमेशा ड्रेस बदलते हैं परिधान मंत्री साहब, वो लग्जरियस आइटम नहीं है। और जो नेसेसिटी है, महिलाओं के हर महीने की जो नेसेसिटी है, वो आपको लग्जरियस आइटम लगता है। इतना ही लग्जरियस है तो आप भी पॉकेट में लेकर के घुमा कीजिएगा। ये लग्जरी का चीज है, बेसिक सवाल है ना, बेसिक जरूरत का सवाल है, उसके ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दिया। और जीएसटी लगा करके क्या कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स। बाजी प्रधानमंत्री जी, 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हो सकता है? 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं हो सकता है? तब शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। तो सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार की जिम्मेवारी यह है कि आपके टैक्स के पैसे से वास्को डिगामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाएंगे और वहां पे अंबानी और अदानी का धंधा सेट करके आएंगे। ये सरकार का काम है। खूब सुंदर। और बीच बीच में कुछ भी पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो सरकार जवाब देने की बजाय सारा मसला विपक्ष पे डाल देती है। सारा सवाल जो है सरकार से पूछने की बजाय विपक्ष से पूछा जा रहा है। और आजकल जब भी मंत्री जी से कुछ पूछा जाता है तो मंत्री जी तुरंत संबित पात्रा की तरह उंगली उठा करके कहते हैं कि 65 सालों में आपने देश को लूट लिया। अरे मान लेते हैं कि लेफ्ट ने, कांग्रेस ने, मायावती जी ने, मुलायम सिंह ने, लालू जी ने इस देश को 65 साल में लूट लिया, तो इस लूटी हुई जनता पे इतना टैक्स क्यों लगा रहे हो भाई? ये सवाल पूछना चाहिए ना कि जनता लूटी हुई है, जनता के पास नहीं है पैसा, आप जानते हैं, देश के पास संसाधन नहीं है, तो जीएसटी में जो आपने 28% रखा है उसको 13% रख लेते, उसको 12% रख लेते। नहीं, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स आप नहीं देंगे तो माल्या को कर्जा कौन देगा? और फिर माल्या जो है कर्जा लेकर के भागेगा कैसे? फिर वहां बैठ करके आराम से क्रिकेट कैसे देखेगा? मतलब आपका पैसा, जनता का पैसा माल्या को पहुंचा करके उसको माफी दे दिया गया, और किसान की कर्ज माफी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये साफ साफ पता चलता है कि हमने कैसी सरकार बनाई है। गिनती करके देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं ये। शिक्षा का अगर बजट कम किया जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकार शिक्षा विरोधी है। दूसरा, इस देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और जब वो आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है। अच्छा, मतलब हम करें तो राजनीति और आप जो है वो सदाचार करते हैं। एक अभी साहब हुए हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने कहा कि विद्यार्थी है, इन लोगों को पढ़ना चाहिए, ये लोग पॉलिटिक्स क्यों करता है। और आयरनी देखिए, वो आदमी जब कॉलेज में था तो एबीवीपी का नेता था, तो वो उपराष्ट्रपति राजनीति करके नहीं बने हैं। वो गाय माता के सामने सुबह शाम जाकर के प्रणाम करते थे, उनके आशीर्वाद से वो उपराष्ट्रपति बन गए। ये क्या, कौन सी परिस्थिति, कौन सी मानसिकता जो है समाज के अंदर फैलाई जा रही है, उसको समझिए कि राजनीति करने का एक अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ भाजपा और संघ परिवार के पास है। बाकी लोग चुपचाप बैठे रहिए, इस देश को बर्बाद होने दीजिए, इस देश को लूटने दीजिए, तब वो खुश रहेंगे। सुनिए, यह देश आपके ताऊ का नहीं है, और देश को अगर आप बर्बाद और लूटने की जो साजिश कर रहे हैं, उस साजिश को हम बखूबी समझ रहे हैं, और आपको जो आपकी जगह से ला करके रोड पे खड़ा करेंगे और एक एक सवाल से आपसे जवाब मांगेंगे, और जवाब नहीं दीजिएगा तो आपको हिसाब देंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। उस परिभाषा और शब्द में आपको जवाब दिया जाएगा। हमारा एक दोस्त कह रहे थे कि गोली मार दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि क्यों गोली मार दिया जाएगा? किसी को भी क्यों गोली मार दिया जाएगा? ये नाटक है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलितों को गोली मत मारिए, मुझे मार दीजिए। क्यों मार देगा भाई? गोली मारने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं? आपको प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने बनाई है कि आपने जो कहा जनता से उसको वापस कीजिए।
अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा था कि हम उज्ज्वला योजना की शुरुआत करेंगे और 2 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन देंगे? नहीं, कहे थे कुछ और, मिल गया कुछ और। मतलब आप मोबाइल दुकान पे गए रिचार्ज कराने के लिए, रिचार्ज कराए 300 रुपया का, बैलेंस आया 3 रुपया का। कुछ ऐसा ही इस देश के लोगों के साथ हो गया। इस देश के लोग परेशान तो थे ही, तो परेशान होने की बजाय में क्रैश कोर्स कर लिए हैं। और इस क्रैश कोर्स का दिक्कत यह है कि यह देश ही क्रैश होने पे है। जो सवाल थे, जो मुद्दे थे, उस पे एक भी सवाल पे कोई डिलीवरी नहीं है। गिनती करके आप देख लीजिए, महंगाई कम नहीं हुई है, भ्रष्टाचार कम हो गया है क्या? आजकल आप ट्रैफिक सिग्नल पे पकड़े जाते हैं तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता होगा क्या? एकदम ओरिजिनल रसीद काटता होगा, पैसा सीधे एकदम सरकार के खाते में जाता होगा। जब आप अभी आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो बाबू कोई पैसा नहीं लेता है। भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया है क्या? अच्छा, मतलब नहीं हुआ है तो सिर्फ हम अकेले नहीं बोल रहे हैं ना, इस देश की जनता समझ रही है भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। और 2G 3G का नाम खूब लिया गया था, तो सुरेश कलमाडी तो जेल में होंगे और बाकी सारे लोग जितने ऊपर लोगों के ऊपर आरोप था वो सब तो जेल में होंगे। उसमें से आधा भाजपा की टिकट पे चुन करके मंत्री बने हुए हैं। रीता बहुगुणा और उनका भाई वो भ्रष्टाचारी था जब तक था बीजेपी में, कांग्रेस में था। अरे वो बीजेपी में ही था, जब कांग्रेस में था तब भी बीजेपी में था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं क्यों कहता हूं कि ये विचारधारात्मक लड़ाई है, ये बात मैं क्यों बोलता हूं? झंडे का रंग देख करके कंफ्यूज मत होइए। विचारधारात्मक लड़ाई इसलिए है कि एक तरफ अवसरवाद है, एक तरफ मनुवाद है, एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ जनता के सामने किए जाने वाले झूठे वादे हैं, दूसरी तरफ जनता का असली सवाल है, समतामूलक समाज है, बाबा साहब के सपनों का देश है, भीमराव अंबेडकर के सपनों का देश है, भगत सिंह के सपनों का देश है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस ओर खड़े हैं। और बेसिक सवाल की बात है कि क्यों इस देश के अंदर जो हमारे बुनियादी सवाल है उस पर कोई चर्चा नहीं होता है। कभी टीवी डिबेट सुने हैं क्या आप लोग कि इस देश के अंदर शिक्षा की क्या हालत है, उस पर कोई टीवी डिबेट हो रहा हो और संबित पात्रा आकर के कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो? इस देश के अंदर बेकारी पे कोई प्राइम टाइम होता है क्या? किसान मर गए हैं, किसानों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई स्पेशल बुलेटिन किया जाता है क्या? क्यों चर्चा नहीं है? क्यों डिस्कोर्स खड़ा नहीं होता है? जब इस देश के अंदर भीड़ के द्वारा 47 लोगों की जान चली जाती है तब कोई डिस्कोर्स क्यों नहीं होता है? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जब इजराइल जाते हैं, कितना बार खाए, कितना बार नहाए, जब चलते हैं तो कौन सा पैर आगे करते हैं, यह भी रिपोर्ट किया जाता है। किससे मिले, किससे जुले, किसको बुलाए, किसके साथ हंसे, कितना बार फोटो खिंचाए, सब रिपोर्ट होता है। लेकिन इस देश के अंदर क्या हो रहा है उस पर कोई रिपोर्ट नहीं होता है। और हमारे नेताओं को फुर्सत नहीं है। मोदी जी जो बोले थे ना कि जो है मेन हॉल में उतरना और कचरा साफ करना में आध्यात्मिक सुख है, तो आइए साहब ना, एक दिन अपने हेलीकॉप्टर से उतरिए और एक दिन जो है गटर में उतरिए, तब समझ में आएगा कि आध्यात्मिक सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोग जहरीली गैस की वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिया गया है। आज भी मानवों द्वारा मौला उठाने का काम कुछ राज्यों में करवाया जाता है और इनको लगता है कि आध्यात्मिक सुख होता है। किसको किसको आध्यात्मिक सुख चाहिए? इस देश के किसान वैसे ही बर्बाद हैं, उनकी खेती बर्बाद है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, नेताजी का बेटा नेता होगा, एमएलए का बेटा एमएलए होगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा, किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता है। जो लोग गौ सेवा करना चाहते हैं वो किसान के पास चले जाएं, उनके पास गौ बहुत गाय है, जरा सावन के महीने में घास काट के लाएं और गौ माता को खिलाएं, उनका गोबर उठाएं, तब समझ में आएगा कि आनंद आता है कि नहीं आता है। सुबह बढ़िया से एकदम सूट बूट पहन करके तैयार हुए और रात वाला 2 रोटी ले लिए और सुबह सुबह गाय माता को दे दिए तो लगा कि आहा आध्यात्मिक सुख है। कभी गाय को 1 महीना रख करके देखो, तब समझ में आएगा। ये लोग सिंबॉलिज्म करते हैं, सिंबॉलिज्म। इनको रियलिटी और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये जानते ही नहीं है कि गरीबी क्या होती है, किसानी क्या होता है, गाय की सेवा करना क्या होता है, धर्म क्या होता है, इनको कोई चीज मालूम नहीं है।